Hello students, welcome to our channel Mohsen Explain GSEP ADC. In this video, we are going to discuss Chapter 18 Price Rise and Consumer Awareness in short. So now, moving on to our first topic, that continuous and constant rise in price in different field of economy at high rate is called price rise. जब कभी हमारे जो देश की इकोनॉमी के जो अदर फील्ड या सेक्टर है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन है, सर्विस सेक्टर है, फिर एविएशन है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इन सभी सेक्टरों में जो प्राइस, जो प्रोडक्टों की, कमोडिटीज की और सर्विसेज की जो प्राइस है, जब कॉन्टिन्यूसली बढ़ने लगे और इस कदर बढ़े कि वो प्राइस फॉल ना हो, और जिसकी वजह से लोगों को जो एसेंशियल प्रोडक्ट और जो बेसिक प्रोडक्ट्स खरीदने में प्रॉब्लम हो, उनका पूरा बजट डिस्टर्ब हो, दैट इज कॉल्ड एज प्राइस राइज, यानी प्रोडक्ट की कीमतों में बढ़ोतरी. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड, प्राइस राइज अलोंग विद स्टेबिलिटी इज बेनिफिशियल फॉर इकोनॉमी. अब ये जो प्राइस राइज है, यहाँ पे प्रोडक्टों की कीमतें बढ़ रही हैं, इसके दो फैक्ट्स होते हैं, दो व्यूज होते हैं. यानी एक तरीके से देखा जाए तो ये जो फैक्टर है, ये प्राइस राइज जो है, ये हमारी देश की इकोनॉमी के लिए फायदेमंद है. पर लेकिन अगर सिंपल सी बात करें फॉर पीपल, तो ये जो प्राइस राइज है, ये हार्मफुल है. हार्मफुल किस तरीके से है वो भी आपको मैं बताऊंगा. पहले हम जान लेते हैं व्हाई इज बेनिफिशियल. अब जब प्राइस राइज मार्केट में होगा, जो प्रोडक्ट और कमोडिटीज है, उसकी वजह से मैन्युफैक्चरर को प्रॉफिट ज्यादा होगा. अब प्रॉफिट यहाँ पे ज्यादा हुआ तो मैन्युफैक्चरर और प्रॉफिट के लालच में न्यू इंडस्ट्रीज या फिर न्यू फैक्ट्रीज सेटअप करेगा. अब न्यू फैक्ट्रीज की वजह से मोर जॉब्स यानी मोर परचेजिंग पावर. अब जब मोर परचेजिंग पावर यहाँ पर होगी तो मार्केट में पैसे का फ्लो होगा, यानी एक तरीके से ये देश की इकोनॉमी के लिए फायदेमंद है, क्योंकि हमारे देश के अंदर से जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो रिड्यूस हो रहा है. अब प्रॉफिट बढ़ेगा, गवर्नमेंट के पास ज्यादा टैक्सेस जाएगा, मार्केट में पैसे का फ्लोटेशन, सर्कुलेशन या फ्लो कह सकते हैं, वो ज्यादा होगा. सो ये इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है. लेकिन उसी तरह से दूसरा पहलू देखा जाए तो हमारे जो लोग हैं, या कह सकते हैं पीपल, स्पेशली मिडिल क्लास. अब मिडिल क्लास के जो लोग हैं, वो इन बढ़ी हुई कीमतों में जो प्रोडक्ट है उनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. सो यहाँ पे वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे या ज्यादा पैसे दे के कमोडिटीज को परचेज करेंगे, जिनकी वजह से उनकी जो सेविंग है वो डिस्टर्ब होगी. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, that excessive amount of money is used on comparatively less commodity. This kind of price rise is called inflationary situation. अब इन्फ्लेशन क्या है? प्राइस राइज का ये एक पार्ट है, इन्फ्लेशन है. इस सिचुएशन में जो पर्टिकुलरली जो पीपल्स होते हैं, जो क्लास होती है यानी मिडिल क्लास, वो सेम कॉमोडिटी और सेम क्वांटिटी के लिए अब पहले से ज्यादा प्राइस खर्चा करते हैं, यानी ज्यादा अमाउंट पे करते हैं. पहले जो उनका बजट घर का खर्चा था वो 20,000 था, आज वही उतने ही सेम कॉमोडिटीज के लिए वो पे कर रहे हैं 25,000. अब ये 25,000 और ये 20,000, पहले इनका खर्चा कितना था? 20,000. आज ये कितना एक्सपेंस कर रहे हैं? 20,000 एक्सपेंस, 25,000 एक्सपेंस कर रहे हैं, यानी इनकी सेविंग में 5,000 रुपीज अब कम हो रहा है. सो जब सेम कमोडिटी के लिए अब इनको ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इन्फ्लेशन कहेंगे, क्योंकि ये 5,000 जो है, ये इनके घर के बजट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, सेविंग को भी अब रिड्यूस कर रहे हैं. Now moving on to the next, due to sharp increase in total demand of country as compared to supply, resulted continuous price rise. अब कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि रातों रात किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो अचानक से बढ़ने लगती है. मार्केट में कमी, क्लाइमेट की वजह से, XYZ कोई भी फैक्टर हो सकता है. जैसे अभी अगर देखा जाए, फॉर एग्जाम्पल रिसेंट जो अभी हमारा जो कोविड-19 चल रहा है, जो अब इस सिचुएशन में कोविड-19 जब स्टार्ट हुआ तो रातों रात जो हमारा सैनिटाइजर होता है, सैनिटाइजर एंड मास्क की डिमांड जो है वो रातों रात बढ़ गई. अब जिसका लोगों ने जबरदस्त फायदा उठाया, जो सैनिटाइजर कोई जानता नहीं था, जो 150 रुपए में कह सकते हैं आपका हाफ लीटर आता था,
उसकी कीमत सीधा 400 रुपए हो गई थी। मास्क जो आपका 3 रुपए या 5 रुपए का आता था वो आपका 15 से 20 रुपए में मिलने लगा। अब ये देखिए 3 से 5 रुपए से 15 से 20। अब ये क्या है कि रातों रात इसकी डिमांड बढ़ने की वजह से इसकी प्राइस जो है वो रातों रात अबव हो गई। अब ये क्या है, रिजल्टेड इन कॉन्टिन्यूस प्राइसेस। अब ये चीज ऐसी है, जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक इसकी डिमांड है, तो अब इसकी प्राइस जो है वो बढ़ रही है और कांस्टेंट रह रही है, कहीं पर भी कभी कम नहीं हो रही है। सो ये सारी सिचुएशंस क्या करती हैं, हमारे मार्केट को अफेक्ट करती हैं, लोगों की जो इनकम और सेविंग पे बहुत जबरदस्त असर डालती है। चलिए, अब हम इसको और डीपली में जानते हैं कि और कौन-कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे जो इकोनॉमी के अंदर जो हमें प्राइस राइज देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो प्राइस राइज को अगर समझा जाए, इंक्रीज इन मॉनेटरी सप्लाई। प्राइस राइज कब होगा, जब मार्केट में मनी का फ्लो ज्यादा बढ़ेगा। अब सरकार मार्केट में जब मंदी होती है तो मार्केट में वो पैसे कैसे लेकर आती है। सबसे जो आसान और मेन रास्ता है वो है सरकार लेकर आएगी लोन के द्वारा। सरकार रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन में कम कर देगी, लोन लेने में आसानी होगी तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे। जितना ज़्यादा लोग लोन लेंगे उतनी उनकी परचेसिंग पावर इंक्रीज होगी। सेकेंड इज यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार जो है वो क्या काम करती है, जैसे रोड बनवाना, फिर उसके बाद फ्लाईओवर यानी ब्रिजेस कह सकते हैं। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं जिसमें कोशिश करती है सरकार ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में पैसा लाया जा सके। सेकेंड है यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत बड़ा फैक्टर है रोल प्ले करने के लिए, क्योंकि अगर देखा जाए हमारे देश के अंदर सप्लाई लिमिटेड है। अब पॉपुलेशन जो है वो उसके हिसाब से ग्रो होती जा रही है जिसका कोई हमारे पास हिसाब नहीं है। अब पहले देखा जाए हमारे देश में 100 करोड़ की आबादी थी, आज है 137 करोड़। अब ये 100 करोड़ जो है, पहले चलो ये सप्लाई फुलफिल थी, लेकिन आज है 37 करोड़। लेकिन आज भी 137 करोड़ के पॉपुलेशन के पीछे सप्लाई उतनी ही है। तो यहाँ पे डिमांड इंक्रीज हो रही है, सप्लाई उतनी की उतनी है, तो जिसकी वजह से प्राइस राइज हो रहा है। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। अब यहाँ पे लोग जो हैं ज्यादा प्रॉफिट के लिए हमारे देश के लोगों की जरूरतों को फुलफिल करने के बजाय वो लोग अब ज्यादा मॉनेटरी बेनिफिट के लिए वो लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर की जो सप्लाई है वो अफेक्ट होती है। अब ये एक रीजन है कि हमारे यहाँ पे भी अंदर प्राइस राइज हो रहा है। हाई प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। अब जब ये पॉपुलर सप्लाई इंस्टेंट कांस्टेंट है, पर लेकिन जो पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट बढ़ती जा रही है, तो जो रॉ मटेरियल जहाँ से आ रहा है, रॉ मटेरियल आता है कहाँ पर से, हमारा एग्रीकल्चर से आता है, फिर प्लस माइनिंग से आता है। तो अब इनके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। अब जब इनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा तो ये लोग इस प्रेशर का मॉनेटरी बेनिफिट उठाएंगे, तो वो लोग रॉ मटेरियल महंगा करेंगे। सेकेंड थिंग, रॉ मटेरियल महंगा करने का ये भी है क्योंकि उनके पास जो इक्विपमेंट्स है और जो एक्सपेंसेस हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। क्यों, इनके पास जो फैक्टर्स है उस पर भी प्राइस राइज हो रहा है। यूसेज ऑफ नॉन रजिस्टर्ड करेंसी। सबसे पहले तो नॉन रजिस्टर्ड करेंसी होती क्या है। नॉन रजिस्टर्ड करेंसी ऐसी करेंसी होती है जिसका हम सरकार को हिसाब नहीं देते हैं, या हम क्या कह सकते हैं, इसको हम चोरी कह सकते हैं। यानी हमने टैक्स, गवर्नमेंट को जो हमें टैक्स देना था हमारी इनकम पे या प्रोडक्ट पे, हम वो नहीं पे करते हैं। हम नहीं पे करना चाहते हैं ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पैसा है। अब जब ये जो नॉन रजिस्टर्ड करेंसी, हमने सरकार को इसका हिसाब नहीं दिया, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक ब्लैक मनी हो गया। अब ये ब्लैक मनी हम लोग बैंक में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी भी परचेज नहीं कर सकते हैं। सो इस ब्लैक मनी का इस्तेमाल हम लोग अपने नॉन लग्जरियस गुड्स पे खरीदते हैं, जो कितने भी महंगे क्यों ना हो हम परचेज कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास पैसा है, बेहिसाब पैसा है। तो जिसकी वजह से मार्केट में फ्लो ऑटोमेटिकली राइज होता है और ये प्राइस राइज को बढ़ावा देता है। नाउ प्राइस राइज बाय गवर्नमेंट। अब सरकार ज्यादा इनकम करने के लिए सरकार टैक्सेस इंक्रीज करती है। इनकम अदर दूसरे और कमोडिटीज और गुड्स और सर्विसेज पे भी टैक्सेस इंक्रीज करती है। टोल टैक्स इंक्रीज होना, फ्यूल पे प्राइस इंक्रीज करना, तो ये सब वजह से क्या होता है, ये सब चीजें भी जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, उस पे ये बहुत जबरदस्त इफेक्ट डालती हैं। जिसकी वजह से देखा जाए हमारे मार्केट में गवर्नमेंट की पॉलिसीज और टैक्स पॉलिसीज की वजह से प्राइस राइज होता है। नाउ नेक्स्ट इज नेचुरल फैक्टर। नेचुरल फैक्टर अगर देखा जाए तो ये भी बहुत जबरदस्त रोल प्ले करते हैं प्राइस राइज में। फॉर एग्जांपल नेचुरल फैक्टर्स का अगर एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हो गया फ्लड,
एंड देन अर्थक्वेक, या कोई कह सकते हैं पेंडेमिक। पेंडेमिक जैसे अभी हमारा आया है कोविड-19, ये एक पेंडेमिक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ है कि यानी 2 से 3 महीना पिछले साल, पिछले 1.5 साल से देखा जाए, तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है, ये कोविड-19 की वजह से। मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह से शैटर्ड हो गई थी। सेकंड थिंग देखा जाए, ट्रांसपोर्टेशन इफ़ेक्ट हुआ है, लोगों की जो परचेज़िंग पावर वो रिड्यूस हुई है, लोगों के पास जॉब नहीं थी। सो इस तरीके से देखा जाए तो ये एक नेचुरल फैक्टर की वजह से क्या हुआ है, हमारे देश में जो प्राइस राइज़ हुआ है। नाउ स्मगलिंग, होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। अब स्मगलिंग को अगर देखा जाए तो अगर हमारे सब किसी भी चीज को इलीगल तरीके से मार्केट में सेल करना, जिसको गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है, तो यहाँ पे लोग जब उनको वो चीज अवेलेबल होती है तो तय कीमत से ज्यादा वो लोग उससे वो खरीदते हैं। जैसे हमारे अगर देखा जाए गुजरात में अल्कोहल बैंड है। अब अल्कोहल अगर बैंड है तो ये चीज़ को लोग क्या करते हैं, दूसरे स्टेट से खरीद के लाते हैं क्योंकि वहाँ पे अलाउड है। अब इसको जो फिक्स कीमत होती है उससे ज़्यादा बेचते हैं। तो ये हो गया, एक स्मगलिंग हो गया। होर्डिंग यानी जमाखोरी। अब यहाँ पे जो ट्रेडर्स होते हैं वो एज्यूम करते हैं कि मार्केट में 1 या 2 महीने बाद इस प्रोडक्ट की कीमत, जो डिमांड है वो बढ़ने वाली है। मैक्सिमम होर्डिंग होती है जो सीज़नेबल होती हैं, जैसे आपका ग्रेन होता है या फिर कह सकते हैं वेजिटेबल्स होते हैं जो नॉन पेरिशेबल हो। तो यहाँ पे जो ट्रेडर्स होते हैं उन सब जो उन प्रोडक्टों को स्टॉक कर लेते हैं लंबे समय के लिए। जब धीरे-धीरे करके उनका सीज़न ओवर हो जाता है, फिर उसके प्रोडक्टों की मार्केट में स्कैर्सिटी होती है। तब ट्रेडर इस होर्डेड गुड्स को लाके मार्केट में अपनी कीमत पे सेल करते हैं और ज़्यादा पैसा कमाते हैं। ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में है जो प्रोडक्ट मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है, यानी कह सकते हैं उसके लिए लंबा चौड़ा प्रोसीजर करना पड़ता है। अब यहाँ पे मोस्टली ऑफ जो ब्लैक मार्केटिंग है वो जो होती है वो गवर्नमेंट सर्विसेज को लेकर होती है। अब यहाँ पे जो लोग हैं गवर्नमेंट सर्विसेज को यूज करने के लिए जो गवर्नमेंट ने जो प्राइस फिक्स की है उससे ज्यादा कीमत देते हैं, ज्यादा पे करते हैं ताकि उनको वो सर्विसेज मिल सके और वो लोग अपनी लाइफ को बेहतर बना सके। अब यहाँ पे ये सब चीजें करने की वजह से जो लोग नाउ, अभी तक हमने जाना कि कौन-कौन से ऐसे वेरियस रीज़न हैं, प्राइस राइज़ क्या है, इन्फ्लेशन क्या है और कौन से ऐसे रीज़न हैं जिनकी वजह से मार्केट में जो प्रोडक्टों की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होती है, यानी एक तरीके से प्राइस राइज़ होता है। अब ये प्राइस राइज़ की वजह से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और सबसे ज़्यादा किनको इफ़ेक्ट पड़ता है ये हम जानेंगे। सो नाउ सबसे ज़्यादा देखा जाए तो प्राइस राइज़ जो है, सो लाइफ ऑफ द पुअर एंड मिडल क्लास people become miserable. Rate of saving and capital generation decreases due to price rise. सबसे पहले तो इससे इफेक्ट पड़ता है गरीब जो होते हैं और मिडिल क्लास, उनको बहुत ज्यादा असर पड़ता है क्योंकि जितनी कीमत में, जितने प्राइस में पहले वो जिस कमोडिटी, अपनी बेसिक कमोडिटी को फुलफिल करते थे, आज उतनी ही क्वांटिटी में कमोडिटी के लिए अब उनको पहले से ज्यादा रुपया खर्चा करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनकी जो सेविंग है वो एकदम डाउन हो जाती है और कैपिटल जनरेशन यानी वो अपने फ्यूचर के लिए कुछ सेव भी नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेस। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जैसे मार्केट में प्राइस राइज होगा, प्रोडक्टों की कीमतें बढ़ेंगी और जो मल्टीनेशनल कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट या बिजनेस यहाँ पे करते हैं, सेलिंग करते हैं, उनकी भी कॉस्टिंग इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे प्राइस राइज की वजह से लोग जो है वो परचेसिंग कम करेंगे, जिसकी वजह से जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनकी सेलिंग यहाँ पे कम होगी। उनकी कॉस्टिंग उतनी ही रहने वाली है, लोगों की सैलरी पे करना, रेंट पे करना, टैक्सेस, ये सारे रिमेन सेम रहने वाले हैं। लेकिन उनकी जब सोर्स ऑफ इनकम है, जो इनकम है वो रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से उनको अपने यहाँ पे क्रॉस कटिंग यानी जॉब में लोगों को कम करना पड़ेगा और एट द एंड में कभी ऐसा टाइम भी आ सकता है कि वो यहाँ पर अपना जो प्रोजेक्ट है उसको बंद कर दे। दे विल गो बैक टू देयर होम कंट्री। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग एनी टाइप ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू प्राइस राइज। नेक्स्ट यहाँ पे जो फैक्टर है वो है हमारा प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी गुड डिक्रीजेस, सो स्कैर्सिटी इज क्रिएटेड। अब जब जो हमारे देश के अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं, दे आर शटिंग डाउन देयर इंडस्ट्री, देयर फैक्ट्रीज, यूनिट, अब वो अपना प्रोडक्शन भी क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन भी कम कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है, सेलिंग ही नहीं हो रही है, जिसकी वजह से जो मार्केट में एक तरीके से देखा जाए स्कैर्सिटी क्रिएट होगी। हाँ, यहाँ पे सेलिंग नहीं हो रही है पर लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से प्रोडक्शन को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से वो एसेंशियल प्रोडक्ट की कमी आ जाएगी। नाउ
द कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट डिक्रीजेस एंड इम्पोर्ट इंक्रीज। अब जो दूसरे जो ट्रेडर हैं, अगर यहाँ पे हमारे देश में उसका प्रोडक्शन अगर रुक जाता है तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग दूसरे देशों से प्रोडक्टों को इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पर की जनता की जो ज़रूरत है उनको फुलफिल करेंगे। हमारा जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो गया, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट डाउन हो गया है। अब हम हमारे देश की जनता की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए दूसरे देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं। ये किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन आएगी जब इस तरह के हालात होंगे जहाँ पे प्राइस राइस होगा, लोग अपनी बेसिक ज़रूरतों को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, उन्हें अपनी ज़रूरतों के लिए अब पहले से ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, सेविंग कम होगी, कैपिटल जनरेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो मिजरेबल हो जाएगी और मिडिल क्लास और पुअर क्लास सबसे ज़्यादा ये चीज़ें फेस करने वाले हैं। नाउ टोटल एक्सपेंडिचर कीप ऑन इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली इन इकोनॉमी। यहाँ पे सरकार जो है, यहाँ पे टैक्सेस को रोज करेगी, इम्पोर्ट्स बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट रिड्यूस हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम कोई इनकम ज़्यादा, हमारी इनकम बढ़ नहीं रही है, हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, जो एक तरीके से देखा जाए हमारे देश की इकोनॉमी के लिए, एक्सपेंडिचर किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। अब इकोनॉमी को मजबूत कौन करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, प्रोडक्शन, जो कि इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। अगर इस तरह से चलता रहा तो ये जो सिचुएशन है ये प्राइस राइस और फ्यूचर में इंक्रीज करेगा, नहीं इंक्रीज फ्यूचर में और ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी, जो किसी भी तरीके से हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। नाउ आफ्टर दिस सिचुएशन, जब मार्केट में प्राइस राइस होता है उसकी वजह से लोगों के क्या हालात, देश की इकोनॉमी को किस तरह से असर पड़ता है, तो यहाँ पे सरकार फिर कुछ इनिशिएटिव लेती है कि जिसके बदौलत वो प्राइस राइस को कंट्रोल कर सके। सुनो, यहाँ पे सरकार कुछ इफेक्टिव कदम उठाती है, कुछ पॉलिसीज लेकर आती है जिसकी वजह से मार्केट में जो है वो प्राइस राइस कंट्रोल हो सके। अब यहाँ पे सरकार सबसे पहले कोशिश करेगी, प्राइस राइस कंट्रोल करने का क्या तरीका है कि मार्केट से जितना ज्यादा हो सके हम पैसे को विड्रॉ कर लें, यानी मार्केट में जो पैसे का सर्कुलेशन है अगर उसको कंट्रोल कर लें, पैसे के सर्कुलेशन को अगर रिड्यूस कर दे, मार्केट से पैसा निकाल ले, तो अपने आप प्राइस राइस कंट्रोल हो जाएगा। तो सरकार सबसे पहले तो इसके लिए मॉनेटरी मेजर्स उठाती है। मॉनेटरी मेजर्स में सरकार यहाँ पे कुछ ऐसे पॉलिसीज लेकर आती है जिससे लोग जो है वो गवर्नमेंट की स्कीम में इन्वेस्ट करें। आरबीआई यहाँ पे क्या से क्या करती है, जो आरबीआई गवर्नमेंट और आरबीआई मिलके आईपीओस कह सकते हैं या फिर सिक्योरिटीज सेल करती है, जिससे लोग जो ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज पे इन्वेस्ट करें और इस तरह से जो पैसा होगा वो गवर्नमेंट के पास धीरे धीरे करके वापस आने लगेगा। अब सिक्योरिटीज का बेनिफिट देखा जाए तो ये एक तरीके से सेविंग होती है, इन्वेस्टमेंट होता है। जो लोग फ्यूचर को देखते हुए वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो इस तरीके से सरकार कोशिश करती है मार्केट से पैसा निकालने के लिए और बहुत हद तक एक बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल स्टेप है जहाँ पे लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। सेकेंड है हमारा है फिजिकल मेजर। फिजिकल मेजर में देखा जाए तो सरकार यहाँ पे जो लोन देती थी पहले इजीली, अब उसको लेना अब हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, यानी हार्ड प्रोसीजर उसका हार्ड कर देगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट को वो क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी, ताकि अब पहले से ज्यादा कीमत उनको देनी पड़े तो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लोन को कम लेंगे। सेकंड, यहाँ पे देखा जाए तो सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा खर्चा कर रही थी अब उस पे क्या करेगी सरकार, वो सारे प्रोजेक्टों को स्टॉप कर देगी। ये प्रोजेक्ट ही चालू इसीलिए किया गया था ताकि मार्केट में पैसा लाया जा सके। अब जब मार्केट में अनफ पैसा आ चुका है, अब सरकार यहाँ पे मार्केट से पैसा निकालना चाहती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्चा करना बंद कर देगी, सिर्फ वही प्रोजेक्टों को कंटिन्यू रखेगी जो प्रोजेक्ट इकोनॉमी के लिए एसेंशियल है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे अगर देखा जाए तो लोगों के पास जब पैसा आता है तो लोग क्या करते हैं, पैसे को खर्चा करते हैं, ऐसी चीजों पे खर्चा करते हैं जो उनको फ्यूचर में सपोर्ट कर सके। तो गवर्नमेंट यहाँ पे ऐसे पॉलिसीज बनाएगी और ऐसे तरीके लेकर आएगी जिसकी वजह से लोगों के हाथ में पैसा कम होगा। अब लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लोग सरकार उनको ऐसे स्कीम देगी जिससे उनको फ्यूचर में फायदा हो, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंकों का इंक्रीज कर देगी, खासकर सेविंग का, इंश्योरेंस पॉलिसीज लेकर आएगी जिसमें लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, पैसा बैंकों में रखेंगे ताकि
उनको भविष्य में उससे फायदा हो सके। तो इस तरीके से वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में मोटिवेट करेगी कि वो इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट है हमारा प्राइस रेगुलेशन एंड राशनिंग। अब प्राइस रेगुलेशन का अगर देखा जाए तो सरकार यहाँ पे जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जैसे फूड हो गया, एजुकेशन, मेडिसिन, वेजिटेबल, इस पे सरकार क्या करेगी, सरकार इस पे प्राइस को फिक्स कर देगी, यानी प्राइस को अपने हाथ में ले लेगी ताकि कस्टमर को ज्यादा पैसा चुकाना ना पड़े। नाउ नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म। एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म भी सरकार इसमें क्या करेगी, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है और कह सकते हैं वेजिटेबल जो है, ये सारी चीजों पे सरकार क्या करती है, सरकार एक प्राइस को फिक्स कर देगी। और अलोंग विद दिस यहाँ पे सरकार कोशिश करेगी कि जो भी गरीब जनता है और मिडिल क्लास है, उनको जो कमोडिटीज और जो सर्विसेज है, एक तय कीमत में सबको फिक्स कीमत पे मिल सके। सो यहाँ पे जब सरकार ऐसा कुछ पॉलिसीज लेकर आएगी जिसकी वजह से लोगों को पैसा कम खर्चा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे धीरे धीरे करके प्राइस कंट्रोल हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर वो पॉलिसीज फिक्स कर देती है, प्राइस फिक्स कर देती है, तो लोगों को पैसा कम खर्चा करना पड़ेगा, यानी उनकी सेविंग इंक्रीज होगी। और जब सेविंग इंक्रीज होगी तो वो क्या करेंगे, ये सेविंग को सिक्योरिटीज में वो इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास धीरे धीरे करके पैसा वापस आना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सरकार किस तरीके से मार्केट की इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव उठा रही है। अब यहाँ पे जो दूसरा जो जिसके लिए उठा रही है वो है कंज्यूमर। अब यहाँ पे प्राइस राइज तो हो गया, सरकार यहाँ पे अब कोशिश करेगी कि कंज्यूमर को हम सिक्योरिटी दें। सो द सिस्टम वेयर इन द गुड एंड सर्विसेज दैट अ कंज्यूमर बाय इन lieu of money are of good quality, proper weight and reasonable price is known as consumer protection। यहाँ पे कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूमर एक ऐसा पर्सन होता है या ऐसी फैमिली होती है जो कमिट करती है कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसको अमाउंट पे देने के लिए बाउंड होती है। आइदर वो कैश में पे करें, आइदर वो चेक से पे करें या बैंक ट्रांसफर करें। सो उसको हम कंज्यूमर कहते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो कंज्यूमर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हर इंडस्ट्री कंज्यूमर के ऊपर ही चल रही है। तो यहाँ पे सरकार ने कोशिश करी है कि हम कंज्यूमर को प्रोटेक्शन दें। सो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ एक क्राइटेरियाज लेकर आए हैं ताकि कंज्यूमर को गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल सकें, प्रॉपर वेट मिल सके और उनको वही प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस में, यानी प्रोडक्ट की एसेंशियलिटी की वजह से उनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए। सो इस सब चीजों पे जब ध्यान दिया जाएगा तो इसको कहेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी गवर्नमेंट is taking such a step to protect consumer। अब रैल्फ नडाल जिन्होंने कंज्यूमर को लेके सबसे पहले शुरुआत करी थी और कंज्यूमर अवेयरनेस को लेके एक मुहिम चलाई थी, और इसके लिए इसको कहते हैं द पायनियर ऑफ द कंज्यूमर मूवमेंट। इस मुहिम में रैल्फ नडाल ने लोगों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करने की कोशिश करी, उनके राइट्स के बारे में बताने की कोशिश करी। हालांकि उस वक्त राइट्स तो थे नहीं, लेकिन फिर भी वो लोग जागरूकता लाते थे समाज के अंदर कि आप लोग अपने आप को एक्सप्लॉइट होने से बचा सकते हैं किस किस तरीके से। सो नाउ मूविंग अहेड, लेट अस नो कि कंज्यूमर किस तरीके से एक्सप्लॉइट होते हैं। कंज्यूमर इज एक्सप्लॉइटेड बाय प्रोवाइडिंग द कमोडिटी, यानी उनको जो भी गुड्स और सर्विसेज दी जाती है वो सबसे पहले गुड्स लेस रेट का, या फिर जो उस पर कीमत छपी हुई है वो गलत है, या उनको स्लाइटली थोड़ा सा खराब प्रोडक्ट दे दिया, या फिर कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट, या तय कीमत से ज्यादा उनके पास से पैसे ले रहे हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो कंज्यूमर जो होता है वो क्या होता है, चीट होता है। सो मूविंग अहेड इन दिस, फिर जो कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। अभी हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक में जो पढ़ा उसमें हमने जाना कि किस तरह से कंज्यूमर जो होते हैं वो चीट हो सकते हैं। सो यहाँ पे सरकार ने, गवर्नमेंट ने कुछ एक ऐसे इनिशिएटिव चालू किए, कुछ एक ऐसे प्रोग्राम चालू किए जिससे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाए। तो सबसे पहले तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन की अगर जब स्टडी की जा रही थी तब यहाँ पे सबसे ज्यादा आज से हजारों साल पहले अगर देखें, कुछ कह सकते हैं 1000-1500 साल पहले, कौटिल्य जो कह सकते हैं, जिनको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, उनकी लिखी हुई किताब अर्थशास्त्र में भी ये मेंशन है कंज्यूमर यानी उपभोक्ता के बारे में, कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है कि जब जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करते हैं, यानी उनको लूटते हैं
उनको गलत सामान देते हैं, तय कीमत से ज़्यादा उनके पास से प्राइस लेते हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। तो सबसे पहले हमें जो ट्रेडर के बिहेवियर को कंट्रोल करना होगा, तब जाके हम कंज्यूमर के एक्सप्लॉयटेशन को हम लोग रोक सकते हैं। नाउ जब ये सारी चीज चली तो सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में तो ये बात कहाँ पे उठाई गई, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये बात उठाई और उन्होंने एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेके बिल्स बनाए, राइट्स बनाए, और जो इन्होंने मार्च 15 1962 को अपने पार्लियामेंट ऑफ अमेरिका में इस बिल को प्रेजेंट किया और कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात रखी गई। देन नियरली अबाउट जब ये सब चीज चली तो तकरीबन फिर यही चीज जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचाई गई, जैसे हमारा है यूनाइटेड नेशन, यहाँ पे इस बात को पहुंचाया गया। और फिर उसके बाद से ये चीज जो है वर्ल्ड कंज्यूमर डे की तरह सेलिब्रेट होने लगी, क्योंकि ये जो है यूनाइटेड नेशन में ये चीज रखी गई और राइट ऑफ द कंज्यूमर को शुरुआत की गई, यानी ये लॉज बनाए गए पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, और जो कि लॉन्च किए गए मार्च 15 1983। देन ये सब चीज डिस्कशन चलती रही, ये बात यूनाइटेड नेशन में भी रखी गई और वर्ल्ड कंज्यूमर डे भी सेलिब्रेट करने लगे। देन यूनाइटेड नेशंस ने ये जो कंज्यूमर राइट्स थे इसको मॉडिफाई किया, इसको स्टडी किया, इसको और बेहतर किया। देन 16 अप्रैल 1985 को फाइनली जो यूनाइटेड नेशन ने इस बिल को अपने सेशन में इसको पास किया और तकरीबन 8 राइट जो हैं वो पूरे वर्ल्ड वाइड उन्होंने स्टैब्लिश किए और इसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इस नाम से इस बिल को लॉन्च किया। सो इस बिल के देखते हुए देन जब ये लॉन्च किया 1983 में, जब ये लॉन्च किया उसके बाद ये जब पूरे वर्ल्ड में लागू करने की बात की गई, ऐसा मैंडेटरी नहीं यूनाइटेड नेशन ने कहा था, हाँ आप अपने यहाँ पे उपभोक्ताओं की सेविंग के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए चीज कर सकते हैं। इस चीज को देखते हुए देन हमारे इंडियन पार्लियामेंट में तकरीबन 3 साल के बाद एक बिल लाया गया, एक एक्ट बनाया गया जिसको कहते हैं नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 1986 में इसको लाया गया। देन ये बिल जब प्रेजेंट हुआ फिर उसके बाद पास हुआ, देन इट वॉज साइंड एंड परमिटेड बाय प्रेसिडेंट। हमारे देश में कोई भी अगर बिल बनेगा प्रेसिडेंट के साइन के बिना वो बिल पास नहीं होगा, और ये बिल जो प्रेसिडेंट ने साइन किया वो 24 दिसंबर 1986 को ये पास किया। इसके लिए हमारे देश में 24 दिसंबर हमेशा नेशनल कंज्यूमर डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, देन गुजरात जब 1986 में ये पूरे इंडिया में पास हुआ, देन आफ्टर 2 इयर्स गुजरात गवर्नमेंट ने अपने राज्य में भी इस एक्ट को लागू करने के लिए उन्होंने भी गुजरात कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया 1988, जिसके तहत 18 फरवरी 1988 को गुजरात में भी इसको लागू कर दिया। देन 1993 में जैसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इंक्रीज होने लगे तो उसके तहत देखते हुए कानून के अंदर बदलाव लाए। देन 2002 में वापस से उन्होंने कानूनों को जितने भी जो बिल्स थे, जितने भी लॉज थे, उनको रिवाइज करके वापस से उनको एक नए तरीके से बनाया ताकि अपडेटेड लोगों को फायदा मिल सके। नाउ मैनी प्रोविजंस हैव बीन मेड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन। अब काफी सारे प्रोविधान बनाए गए किसके तहत, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन के तहत। अब जानते हैं इन प्राविधानों को, जानते हैं यहाँ पे कंज्यूमर को दो चीज बताई गई, एक तो उनके राइट्स बताए गए कि आपके अधिकार क्या क्या है, उसके बाद उनकी ड्यूटीज बताई गई कि जिम्मेदारी क्या क्या है आपकी। तो सबसे पहले हम समझते हैं राइट टू सेफ्टी। अब राइट टू सेफ्टी के तहत यहाँ पे कंज्यूमर को ये अधिकार दिया जाता है कि आप अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, आप जवाब मांग सकते हैं, आप सवाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज आपको लग रहा है कि आपने जिस तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड की थी आपको वैसा प्रोडक्ट और सर्विसेज नहीं मिली है, तो यहाँ पे आपके पास अधिकार है कि आप उन सर्विस प्रोवाइडर के पास से सवाल पूछ सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड राइट्स इज द राइट टू गेट इंफॉर्मेशन। अब राइट टू गेट इंफॉर्मेशन के तहत यहाँ पे सरकार यहाँ पे जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको ये अधिकार देती है कि वो प्रोडक्ट की पूरी जानकारी अपने ज़रूरत के हिसाब से वो ग्रैप्स कर सके, निकाल सके। जैसे प्रोडक्ट कहाँ बना है, किस सिचुएशन में बनाया गया है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग
और प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट इस्तेमाल किए गए हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए, एक्सपायरी डेट वगैरह वगैरह, ताकि कंज्यूमर जब प्रोडक्ट खरीदे तो उसको सही क्वांटिटी में प्रोडक्ट मिल सके। नेक्स्ट है हमारा जो है राइट टू चूज। राइट टू चूज के तहत कस्टमर की बहुत सारी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। उनके कंपैरिजन में प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी जो होती है, जो क्वालिटी होती है और जो चॉइसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास अधिकार होता है कि वो प्रोडक्ट को सही तरीके से चूज सके, अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्ट को खरीद सके। कोई यहाँ पे मैंडेटरी या बाउंडेशन नहीं है कि उनको इस पर्टिकुलर चॉइस के लिए उनको यही प्रोडक्ट खरीदना मैंडेटरी है। नाउ नेक्स्ट है हमारा राइट टू हर्ट। अब अगर यहाँ पे कंज्यूमर को अगर प्रोडक्ट गलत मिलता है या प्रोडक्ट डिफेक्टिव मिलता है या फेक क्वालिटी का मिलता है, तो यहाँ पे उनके पास ये अधिकार होता है कि कंज्यूमर की बात वो ट्रेडर सुने। यहाँ पे ट्रेडर उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनकी विशेस को फुलफिल करे, उनके डिज़ायर को फुलफिल करे और सही क्वांटिटी में सही क्वालिटी वाला प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड करे। नेक्स्ट है हमारा राइट टू सीक रिड्रेसल। अब रिड्रेसल का जो यहाँ पे मतलब है कि कंज्यूमर को यहाँ पे एक अधिकार दिया जाता है कि अगर उनके साथ चीट हुआ है, धोखाधड़ी हुआ है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट उनको दिया गया है, तो उनको सरकार एक कानूनी अधिकार देती है कि जिसमें उस मैन्युफैक्चरर के खिलाफ वो केस कर सके, यानी कोर्ट के सामने अपनी बात रख के अगर उनका कुछ फिजिकल या एनवायरमेंटल नुकसान हुआ है तो उनको उनका कंपनसेशन दिलाया जा सके। नेक्स्ट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू कंज्यूमर के तहत यहाँ पे काफ़ी सारे एनजीओस होते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और ऐसे सोसाइटीज़ होती हैं जो कंज्यूमर को टाइम टू टाइम एजुकेट करते रहते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते रहते हैं, उनके राइट्स के बारे में, प्रोडक्ट से अगर उनको किसी भी तरीके का नुकसान या उनको अगर कोई हार्म पहुंचा है तो वो किस तरीके से मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ, ट्रेडर के खिलाफ वो एक्शन लेकर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वो न्यूज़पेपर के द्वारा या कह सकते हैं मैगजीन के द्वारा ये बीच भी कॉन्टिन्यूस पीरियडिकली टाइम पे आर्टिकल्स प्रेजेंट करते रहते हैं, जिससे कंज्यूमर जो है वो टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करता रहे और अपने आप को एक्सप्लॉयटेशन से बचाता रहे। नाउ अब यहाँ पे सरकार ने अगर कुछ अधिकार दिए हैं कंज्यूमर को, साथ साथ में यहाँ पे अधिकारों के साथ में गवर्नमेंट ने कुछ ड्यूटीज भी असाइन करी है कंज्यूमर को, ताकि वो अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करें और अधिकारों को सही से इस्तेमाल कर सकें। एज द कंज्यूमर आर कॉशियस अबाउट देयर राइट, इन द सेम वे दे शुड रिफ्लेक्ट टुवर्ड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी ऑल्सो। जिस तरीके से उनको अधिकार मिले हैं उस तरीके से उनको अपनी ड्यूटीज भी पूरी करनी होगी, ताकि एक समाज में एक ऐसा समाज बनाया जा सके जहाँ पे कोई भी कस्टमर या ट्रेडर कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट ना कर सके। अब ये जो कुछ मेजर्स है, ये जो कुछ ड्यूटीज है, जो राइट्स है, ये अंडर नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 96(8) के तहत एक काउंसिल बनाई गई, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनाई गई। और ये काउंसिल अगर देखा जाए तो नेशनल लेवल पे यानी पूरी इंडिया लेवल पे इसको बनाया गया और साथ साथ पे स्टेट लेवल पे भी इसको बनाया गया, जिसका नाम दिया गया स्टेट कंज्यूमर फोरम दिया गया। ये स्टेट लेवल पे है यानी राज्य लेवल पे, और ये जो है हमारा नेशनल लेवल पे यानी हमारे देश के पूरे लेवल पे। The National Consumer Dispute Commission has created the structure of three-tier court and framed norm of action of consumer forum और commission। अब प्रोटेक्शन के देखा जाए, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के बेस पे देखा जाए तो ये कंज्यूमर की डिस्प्यूट जो भी उनकी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने थ्री टियर कोर्ट बनाए हैं। थ्री टियर कोर्ट के तहत उन्होंने कह सकते हैं हमारा डिस्ट्रिक्ट कमीशन बनाया है, ये कोर्ट्स हैं, हमारा स्टेट कमीशन बनाया है और नेशनल कमीशन क्रिएट किया है। अब ये जो थ्री टियर्स कोर्ट है ये एक्चुअली एक तरीके से यहाँ पे कंज्यूमर अपनी प्रॉब्लम्स को रख सकते हैं और अगर उनकी प्रॉब्लम सही हुई तो उनको इनका इसका हर्जाना कह सकते हैं कंपनसेशन कंपनी के द्वारा उनको पे किया जाएगा। मीन्स यानी कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस इस्तेमाल करने की वजह से कंज्यूमर को अगर नुकसान हुआ है तो ये जो थ्री टियर कोर्ट हैं उनको ये न्याय दिलाएंगे ताकि उनको प्रोटेक्शन मिल सके। नाउ एज पर द एक्ट द गवर्नमेंट recognize
द कंज्यूमर सोसाइटी हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एट तालुका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल। अब इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट ने कुछ एक ऐसी सोसाइटीज को एस्टैब्लिश किया है, कुछ ऐसी सोसाइटीज, ग्रुप ऑफ पीपल को एस्टैब्लिश किया है। और ये जो एस्टैब्लिश, ये तालुका लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे इनको बनाया। यानी छोटे से लेके बड़े सभी तरीके के कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंपनी चाहे जितनी भी बड़ी हो या जितनी भी छोटी हो, उसके तहत इन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करी हैं जो कंज्यूमर के प्रोटेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। किस तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं? अगर कोई भी कंज्यूमर इतना पावरफुल नहीं है या पैसा नहीं है, तो ये जो रिकॉग्नाइज कंज्यूमर सोसाइटीज हैं, ये उनकी मदद करते हैं बाय प्रोवाइडिंग देम नॉलेज, बाय प्रोवाइडिंग देम गाइडेंस और प्रोवाइडिंग देम जस्टिस, कह सकते हैं कोर्ट में जो भी रिक्वायरमेंट होता है उनकी वो फुलफिल कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट है, अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम essential commodities of good quality are provided in fixed quantity as subsidized rates। अब सरकार ने लोगों को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए सरकार ने एक पीडीएस देखा जाए, ये एक ऐसी संस्था है जिसके तहत अगर देखा जाए, सरकार जो है एक फेयर प्राइस शॉप हर तालुका में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में ये ओपन करते हैं। अब ये जो फेयर प्राइस शॉप है, ये कंज्यूमर की जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स अगर देखा जाए, जैसे फूड, सस्ते दामों में इनको ये फूड प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हर एक इंसान की जो रिक्वायरमेंट है वो फूड से शुरू होती है। तो यहाँ पे सरकार उनको जो अनाज है वो एकदम सस्ते दामों पे देते हैं। अगर जो लोग हैं वो अगर देखा जाए बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे है, तो इसमें सरकार सबसे पहले तो एक अंत्योदया फैमिली होती है, अंत्योदया परिवार को सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट राशन देती है, यानी एटलीस्ट वो लोग एक अच्छा खाना खा सकें। अगर अंत्योदया फैमिली से ऊपर है लेकिन फिर भी वो बीपीएल में है, तो सरकार इनको एकदम सस्ते दामों पे इनको अनाज प्रोवाइड करती है, जैसे 2 रुपीज़ केजी वीट देंगे और 3 रुपीज़ केजी इनको राइस दिया जाएगा। सो जिसके तहत एटलीस्ट ये लोग अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा कर सके, और इसके बाद जो उनके पास जो सेविंग होगी वो अपनी अदर ज़रूरतों को पूरा करने में वो पैसा इस्तेमाल करेंगे। और एक तरीके से ये पीडीएस सिस्टम जो है, ये लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड होती है उनको इम्प्रूव करने में बहुत मदद करता है, क्योंकि सस्ते दामों में उनको अनाज, सस्ते दामों में घर, सस्ते दामों में उनको एजुकेशन और एकदम सस्ते में मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद जो इनके पास पैसा सेव होगा वो अपनी दूसरी ज़रूरतों में वो पैसे को इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। नाउ अब यहाँ पे चलिएगा, गवर्नमेंट ने लॉ बना दिए, गवर्नमेंट ने सिस्टम बना दिया जिसके तहत उनको प्रोटेक्शन मिल सके, अनाज मिल सके। साथ ही साथ जो अदर ज़रूरतें होती हैं, सरकार ने यहाँ पे कुछ एक ऐसी संस्थाएं बनाई हैं जो सर्टिफाई करती हैं कंपनी के प्रोडक्ट को, उनके वेट, उनकी क्वांटिटी, उनकी क्वालिटी और उनकी प्योरिटी को सर्टिफाई करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये कंज्यूमर को यूज़ करने में एकदम सही है। इसी तरह से फॉर द हेल्थ ऑफ द सोसाइटी गवर्नमेंट हैज सेट अप मैनी लीगल इंस्टीट्यूट, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं बनाई हैं जो अलग अलग प्रोडक्टों की क्वालिटी, क्वांटिटी और प्योरिटी पे ध्यान देते हैं। अब अगर कोई भी प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज और प्योरिटी वाइज अगर वो पास कर लेते हैं तो फिर सरकार उनको सर्टिफाई करती है आईएसआई के तहत। आईएसआई देखा जाए तो आपका इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट, जो 1947 में सेटअप किया गया था, किसके लिए? स्पेशली प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके ये सेटअप किया गया था। देन थोड़े टाइम के बाद इस आईएसआई को उन्होंने नाम चेंज किया और उसका नाम रख दिया BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, वो नाम रख दिया गया। नाउ जिस तरह देखा जाए आईएसआई मैक्सिमम प्रोडक्ट पे इस्तेमाल होता है, उसी तरह से अगर खाने पीने के प्रोडक्ट देखा जाए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, अगर वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, हॉरिकल्चर है, या वो प्रोडक्ट रिलेटेड एनिमल से बना हुआ प्रोडक्ट या एनिमल के लिए, तो उसके लिए एगमार्क करके सोसाइटी इंस्टीट्यूट है जो इस पे ध्यान देती है। गोल्ड ऑर्नामेंट के लिए सरकार ने BIS को अपॉइंट किया है ताकि वो उनकी प्योरिटी पे ध्यान दे सके। फूड प्रोडक्ट जैसे जैम, फ्रूट जूस, स्क्वैश, फ्रूट, वेजिटेबल, इसके लिए उन्होंने FPO बनाया है जो फूड प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल फॉर्म, इस पे ध्यान दे सके। वुलन प्रोडक्ट के लिए सरकार ने वुल मार्क क्रिएट किया हुआ है जो ये सर्टिफाई करता है कि ये जो वुलन प्रोडक्ट है वो यूज़ के लिए एकदम सही है। देन मूविंग अहेड, MPO स्पेशली फॉर मीट,
मटन, ऐसे प्रोडक्ट जो नॉनवेज कह सकते हैं जानवरों के मीट से बनाए जाते हैं, उन प्रोडक्ट के लिए है। हैकैप हजार्डियस, ये जो प्रोडक्ट होता है स्पेशली प्रोसेस फूड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे फूड जिसमें केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। अब वो केमिकल की अगर लेवल सर्टेन परसेंट बढ़ जाए तो वो प्रोडक्ट इंसान के लिए हार्मफुल हो सकता है, तो इसके लिए इन्होंने हैकैप बनाया है। सेकंड अगर देखा जाए इको, ये जो इंस्टीट्यूट है ये सर्टिफाई करती है स्पेशली सोप, डिटर्जेंट, पेपर, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैकिंग मटेरियल, कलर केमिकल, घर में यूज होने वाले कलर के, पावर कोटिंग, बैटरी, कॉस्मेटिक गुड्स यूज, ऐसे सामान जो हम लकड़ियों के